जो वर्तमान सत्ता है वो नहीं चाहता कि लोग बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। वो शासक वर्ग है, अपना विचार थोपते रहता है। हिंदू धर्म में सभी इंसान बराबर नहीं है, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर विभाजित लोग हैं। तो समतामूलक धर्म है जिसमें समानता रहेगा, क्षमता रहेगा, भाईचारा रहेगा, तो वैसा ही धम्म है ये। अरे देश से बाहर भारतीय धर्म, उसने कहा कि भारतीय धर्म है। अगर मैं सत्ता से या व्यवस्था से सवाल अगर करूं, तो देखा जाता है कि मुझे सलाखों के नीचे डाल दिया जाता है। नमस्कार। आज जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, भारत के लिए एक सुनहरा दिन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती है और इस जयंती पर आज हमारे साथ हैं रामदेव विश्वबंधु जी, जो एक बहुत ही जानकार, संविधान को लेके बहुत ही प्रख्यात जानकार व्यक्ति हैं। तो आज कुछ संविधान को लेके कुछ बातें हम लोग करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका आईना प्लस पे। धन्यवाद। बाबा साहब की जयंती है, आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप सबों को, पूरे देश और दुनिया में जो मनाई जा रही है संविधान निर्माता प्लस आधुनिक भारत के निर्माता, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 132 जयंती पूरे देश दुनिया में मनाई जा रही है। इसके लिए आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? संविधान की जरूरत सिर्फ मेरे देश को नहीं, दुनिया में हर देश जो नियम कानून से चलाना चाहता है उसको एक आइन, एक नियम, एक विधान बनाना पड़ता है। कि नई चीज़ें नहीं है संविधान। एक्चुअली मैं बता दूं कि पूरे 1000 साल का जो दुनिया का इतिहास है, उसको सबसे पहले 1215 में इंग्लैंड में बना था मैग्ना कार्टा, इसको कहते हैं, 12 जून को। मैग्ना कार्टा क्या था? एक जो राजा प्रथा ने छोटा नियम बनाया था, उसके बाद हम्बुराबी ने कुछ नियम बनाया। लेकिन उसके बाद भारत में नियम बौद्ध शासन यहाँ काफ़ी दिन तक रहा। भारत का राष्ट्रीय धर्म पहले बौद्धों का था, फिर मुस्लिम रूल बनाया। तो मुस्लिम रूल में कोई नियम नहीं था, वो राजशाही था, फतवे जारी करते थे, नियम फारसी में आता जाता था। लेकिन जो ब्रिटिश पीरियड यहाँ भारत में 190 साल तक यहाँ रहा, 190 साल तक 1757 से लेकर रहा, तो उसने नियम कानून बनाया और उसने देश को एक करने की कोशिश किया। और उसकी शुरुआत आईपीसी सीआरपीसी से होती है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, ये एक छोटा संविधान था देश में को नियम कानून से बांधने के लिए। वो कह रहा था कि सारे नागरिक बराबर हैं, नियम कानून से चलना चाहिए। इसके बाद जब चूंकि आज़ादी की बात होने लगी, तब उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा, जिसको आप क्रिप्स मिशन भी कह सकते हैं। मई 46 में आया, जून में तुरंत रिपोर्ट दे दिया कि सारे पक्ष विपक्ष के नेताओं से बात किया, नेहरू, कांग्रेस, पटेल, किसान, सारे लोगों से बात किया कि आखिर देश छोड़ेंगे इसी शर्त पर कि आप लोग देश चलाएंगे कैसे। एक मुकम्मल संविधान होना चाहिए। पूरा देश बिखरा हुआ है, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, अलग अलग राज्य के लोग हैं, इसको मिलाना मुश्किल था ना। तो कहा कि सबों को मिला के एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसके आधार पर देश चलेगा तो ही ठीक रहेगा। चलिए, एक चीज़ और हम आज देखने को मिला है, जैसे कि आज चौक चौराहे पे मैंने जैसे देखा कि संविधान अंबेडकर जयंती पे एक विशेष जाति के लोग, क्योंकि जब हमारा संविधान में ही जाति वर्ग बटा हुआ है, तो हम कहने में कोई हिचक नहीं होगी। विशेष जाति के लोग, एससी समुदाय के लोग ज़्यादातर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के झंडे लेके और उनके नारा लगाते नजर आए। क्या ये नारा सिर्फ वही लगाएं या फिर और कोई इनको मना सकते हैं? एक मानव स्वभाव है पंकज जी, उपेक्षित समुदाय का लोग को लगता है कि मेरा अपना है तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। अन्य लोगों को हिस्सा लेने में किसने मनाही की है? मनाही तो नहीं की है। वो वर्ग तो आएगा जो उपेक्षित है वर्षों से, जिसको हिंदू समाज की वर्ण व्यवस्था में शूद्र अछूत बना के रखा था। उसी बिरादरी को व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसे गर्व महसूस होता है कि मेरे समाज का आदमी है। वो पहले आएगा ही, बाद में धीरे धीरे अन्य लोग भी जुड़ेंगे। वो नया स्वाभाविक है, होगा। तो इसमें एक चीज़ और है ना कि मैं जहाँ तक देख पाया कि बहुत से लोग कहते हैं कि देखिए आगे बुद्धिस्ट वाले, उसको एक बौद्धिस्ट नज़र से, बौद्ध धर्म मानने वाले, कि ये हिंदू धर्म नहीं मानते हैं। इसीलिए जो है सो अम्बेडकर की जयंती लोग नहीं मनाते हैं, या फिर संविधान दिवस को लोग उतना नहीं मनाते हैं बढ़ चढ़ के। मेन रीज़न नहीं, अम्बेडकर को आप किस रूप में देखते हैं आपके ऊपर निर्भर है ना। कोई राजनेता के रूप में देखता है, कोई समाज सुधारक के रूप में देखता है, कोई संविधान भिषक के रूप में मानता है। एक्चुअली बात ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा था कि धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। एकदम सही। 1935 में घोषणा किया था कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूँगा नहीं। तो जीवन के अंतिम समय 2 महीना पहले ही, जो 14 दिसंबर को देहांत हो गया, तो करीब 5 लाख, कहीं 10 लाख, 5 लाख करके लाखों अनुयायी उनके बौद्ध धर्म में घुस गए। बौद्ध धर्म जाने के बाद उन्होंने सो घोषणा किया कि मेरा यह जो बौद्ध धर्म है, धम्म है, वे ऑफ लाइफ है, इसमें किसी तरह कर्मकांड नहीं है, सभी इंसान बराबर है। हिंदू धर्म में सभी इंसान बराबर नहीं है, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर विभाजित लोग हैं। तो समतामूलक धर्म है जिसमें समानता रहेगा, क्षमता रहेगा, भाईचारा रहेगा, तो वैसा ही धम्म है ये। अरे देश से बाहर भारतीय धर्म, उसने कहा कि भारतीय धर्म है।
और बुद्ध भारतीय ही धर्म। भारत की पहचान है, बुद्ध ही भारत का पहचान है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा मोदी जी विदेश जाते हैं तो वे नहीं कहते कि हम राम और कृष्ण के देश से आए हैं, वो कहते हैं बुद्ध के देश से आया हूँ। बुद्ध पर भारत को गर्व है। जापान, श्रीलंका, वियतनाम वगैरह कई देश तो बुद्धों का विचार के लोग गए हैं। इसलिए बौद्ध पूरा भारतीय और भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। तो ये चीज़ें जब इतना गर्व से लोग विदेश जाते हैं मंत्री लोग या फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं और गर्व से कहते हैं कि बुद्ध का देश से आया हूँ, बुद्ध की धरती से आया हूँ, तो क्या बुद्ध की जो विचार है, वो स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए, लोगों तक पहुँचना चाहिए? निश्चित रूप से पढ़ाई जानी चाहिए। बुद्ध का विचार कहीं अलगाववादी नहीं है, भेदभाव वाली है ही नहीं। वो इंसान को बराबर मानता है। हाँ, एक चीज़ है उसमें बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो वर्तमान सत्ता वो नहीं चाहता कि लोग बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। वो शासक वर्ग है अपना विचार थोपते रहता है। और यह जो वैज्ञानिक विचारधारा को हमेशा अवसर देता है बुद्ध, कई देशों में बुद्ध की पढ़ाई होती है। नालंदा यूनिवर्सिटी बुद्धा का थ्योरीज़ था, सभी ज्ञान थे। ज्ञान, विज्ञान, ज्ञान, बुद्धा, ब्राह्मण सब कुछ था। तो ये सरकार नहीं चाहती है कि इस तरह का विचारधारा आवे, नहीं चाहती है। कि लोग जब जाग जाएँगे, समझ जाएँगे, तो उसकी सत्ता बरकरार नहीं रहेगी ना, सत्ता जाने एक का चीज़ डर है। और है, बाबा साहब ने जब संविधान को लिखे हैं, तो वो सारा चीज़ मेंशन किए हुए हैं, ताकि सबों को समानता और समान अधिकार मिले शिक्षा से लेके भोजन तक का, सबको समान अधिकार मिले। तो क्या 100 का 100% संविधान अभी लागू हो चुका है? नहीं, 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 एकदम नहीं। हमको याद है क्यों? मैं बता दूँ संविधान के एक बड़े विशेषज्ञ अभी भी बूढ़े हो गए हैं, सुभाष कश्यप। उन्होंने तहलका में लिखा था कि देश की 99% जनसंख्या को, आबादी को ये पता नहीं है 99% लोगों को कि संविधान किस चिड़िया का नाम है। अभी भी लोग संविधान घरों में नहीं रखते, संविधान के बारे में जानकारी है ही नहीं, संविधान है क्या चीज़? संविधान पढ़ना चाहिए। ये आईन है, कानून है, जीवन जीने के तरीके बताता है कि हर वर्ग को क्या-क्या अधिकार है। अब आर्टिकल 25 स्पष्ट बोलता है धार्मिक स्वतंत्रता की है, आप माने या ना माने आपके ऊपर निर्भर करता है। आर्टिकल 19 तो बोलने का अधिकार, संगठन बनाने का। सबसे मजबूत तो 21 है जो जीवन जीने का अधिकार देता है। वो भी स्पष्ट रूप जैसे-तैसे नहीं जीना है। वन शुड लीड अ डिग्निफाइड लाइफ मतलब होता है गरिमामय पूर्ण जीने का अधिकार है। हर इंडियन, हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार भारत का संविधान देता है। और हाँ, बड़े जब आपने संविधान की बात की तो मैं बता दूँ, संविधान लिखने में समय 3 वर्ष लगभग लगा। 385 मेंबर चुने गए थे। लेकिन मुस्लिम लीग के भाग गए लोग दूसरे देश चले गए, संविधान का बना। तो 284 लोगों का अभी हस्ताक्षर है मूल संविधान में और 166 बैठकें हुई थी। 166 बैठकों में 46 बैठक तो यही में पार हो गया कि कैसे बनेगा, कौन ज़िम्मेदारी लेगा। क्योंकि 12-15 कमिटियाँ बन अल्पसंख्यक कमेटी थी, मौलिक अधिकार राज्य और केंद्र के रिश्ते कैसे रहेंगे, मॉनेटरी कमिटी था, फंडामेंटल राइट की कमिटियाँ थी, ये सब बना। जब अंतिम में लोगों ने पूछा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपने सारे धाराओं को लिखा 395 धाराओं, आपसे महत्वपूर्ण धारा क्या है? उन्होंने क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा मेरे दिल के करीब संविधान का धारा 32 है। संविधान का भाग 3 12 से 32 तक फंडामेंटल राइट की बात मन फंडामेंटल राइट हमारा क्या है? वो 12 से 32 है। 32वां बोलता है यदि किसी भारतीय नागरिक का अधिकार माने फंडामेंटल राइट हनन होता है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट को लिख सकता है। हुआ? आज से 30 साल पहले भागलपुर में की जेल में आँख फोड़वा कांड हुआ था। जेल में कैदी बदमाश कैदी लोगों ने सुई से आँख फोड़ दिया था। ये खबरें बाहर आई, अखबार में छपा, किसी ने सुप्रीम कोर्ट को लिख दिया। जानते हैं क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कॉग्निजेंट संज्ञान लिया, सारे कैदियों को एम्स दिल्ली ले गया। दिल्ली में समुचित उसका आँख का इलाज हुआ, जेलर बर्खास्त हुआ और इन लोगों को कंपनसेशन मिला। ये है आर्टिकल 32। इसलिए अम्बेडकर कहते हैं मेरे दिल के करीब आर्टिकल 32 है, जहाँ किसी भी भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार हनन होता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट रुख कर सकता है। लेकिन लोग जाने तब ना, जानना नहीं चाहता हमारे लोग। ये दिक्कतें हैं हमारे तो साथ। एक चीज़ और है कि क्या संविधान जब इतनी बड़ी पावर है और इतना बड़ा आज़ादी है हमें बोलने की, लिखने की और भी कुछ की, तो क्या संविधान को हर स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए? निश्चित रूप से, क्यों एकदम। नहीं पढ़ाया जाता है? शासक वर्ग नहीं चाहता कि लोग हक जान जाएँ। शासक वर्ग जानता है कि लोग सब कुछ जानने का, बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, खाने-पीने का अधिकार, विचार व्यक्त करने का अधिकार है। फंडामेंटल राइट है कि किसी धर्म को माने या ना माने, सरकार को उस पर कोई पाबंदी आज तो रूल बना रहा है कि धर्म परिवर्तन ना करो, ये करो। कौन क्या करता है इससे सरकार को क्या मतलब है? व्यक्तिगत चीज़ है ये सब। देश में सबसे बड़ा ग्रंथ कौन है अभी के वर्तमान समय में? बस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कोई नहीं। ये मोदी ने 3 बार कहा था। पहली बार 26 मई को जो पार्लियामेंट गए थे, लोगों ने पूछा आपका क्या धर्म? बोला इंडियन क भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। मोदी ने कहा था। मैं कहता हम सबको यही बोलना चाहिए। तो जब ओ सबसे बड़ा ग्रंथ है, हुँ, तो कोर्ट कचहरी में जो कहा जाता है कि आप गीता पकड़ के कसम खाइए कि आप सच बोलेंगे, सच के सिवा झूठ नहीं बोलेंगे, तो फिर वो गीता को क्यों रखा जाता है? ये चूँकि ये जो भारत है, करीब-करीब जो उत्तर भारत का है, पूरा हिंदी पट्टी हम लोग कहते हैं, काउ बेल्ट है। इसमें हिंदू माइंडसिक तो मेंटालिटी से चलता है। आप देखिए कोर्ट की बात करते हैं, कोर्ट के कैंपस में हिंदू मंदिर मिलेगा, जेल कैंपस में मिलेगा, थाना कैंपस में मिलेगा, हिंदू मंदिर मिलेगा। एक सेक्युलर स्टेट में ये सब नहीं होना चाहिए। सेक्युलर है तो धार्मिक चीज़ें क्या ज़रूरत है इसमें? हाँ, ये सब हाँ, आप सोच सकते हैं कि ये ठीक नहीं है।
गीता किसी इ खास धर्म का ग्रंथ है। हाँ, किसी खास धर्म ग्रंथ खास का है। धर्म का। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि बाबा साहब के द्वारा लिखा गया ये संविधान जो है 100 का 100% अभी लागू नहीं है। एकदम नहीं है, सहमत है, नहीं लागू है, एकदम नहीं लागू है। कई चीज़ें लागू नहीं है, कई चीज़ें लागू नहीं है यहाँ। अरे एजुकेशन की बात की गई, फ्री एजुकेशन 10 साल में लिखा गया है कि 10 साल के अंदर लोगों को कोई पहला क्लास से 0 उम्र 5 मान 6 साल से लेकर 14 साल तक फ्री एजुकेशन देंगे। कहाँ फ्री एजुकेशन मिल रहा है? लोगों को फ्री नहीं मिल रहा है। मिड डे मील तो कामराज ने शुरू किया था, वो कामराज ने। चलिए ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है बहुत से लोग कहते हैं कि इंडियन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान है, इसे बदल के राम राज्य लागू करना चाहिए। अब ये राम राज्य में ऐसा कौन-सा कानून है जो लागू करना चाहता है लोग? कौन-सा राम राज्य होगा? अपना ब्लूप्रिंट तो दें। शंभू को वाल्मीकि रामायण वाला रहेगा, शूद्र शंभू को जहाँ मारा जाता है। कौन-सा इसका? एक रामायण है इनका। मनुस्मृति बोला जाता है। मनुस्मृति रहेगा, तो शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं रहेगा, महिलाओं को भी अधिकार नहीं रहेगा। कोई एक ठो हिंदू गाँव बसा के देख ले, नहीं लोग कौन-सा हिंदू अथी रहेगा, देश टूट जाएगा तब। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यही बात 26 नवंबर को कही थी कि जब किसी ने पूछा कि देश तो आज़ाद हो गया, 26 जनवरी 1950 को एक नया संविधान लागू होगा, तब क्या स्थिति होगी? 2 बातें महत्वपूर्ण कही। पहला 2 बातें कही थी। पहली बात तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था 26 जनवरी 1950 को हम एक क्या कहते हैं कि दोहरे जीवन में प्रवेश करें, दोहरा जीवन। पहला अगर राजनीतिक रूप से हम एक रहेंगे, पॉलिटिकली हम लोग यूनाइट रहेंगे क्योंकि वहाँ वन वोट और वन वैल्यू है। बहुत बड़ी चीज़ है वन वोट वैल्यू। वन वोट वन वैल्यू का मतलब है कि प्रधानमंत्री भी एक वोट देगा, राष्ट्रपति वोट देगा और 4th ग्रेड का प्यून भी एक वोट देगा। ये बहुत बड़ी समता हमने दे दी है भारत के संविधान में। वन वोट वन वैल्यू। ब्राह्मण भी एक वोट देगा, दलित भी एक वोट देगा, राष्ट्रपति भी एक वोट देगा, चपरासी भी एक वोट देगा। लेकिन आर्थिक और सामाजिक रूप से विभिन्नता रहेगी और जो हम लोग महल बनाए डेमोक्रेसी का, जिस दिन आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पीड़ित लोग जाग जाएँगे, हो सकता है इस लोकतंत्र को ध्वस्त कर देगा। पहला बात। दूसरी बात जो कही, जब लोगों ने पूछा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आप बताएँ कि धर्म, हिंदू, मुस्लिम ये धर्म, पंथ का क्या होगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि मुझे पता नहीं क्या होगा। इतना निश्चित है, जिस दिन लोग अपने धर्म और संप्रदाय, जाति को देश से ऊपर समझेंगे, देश टूट जाएगा। ये व्यक्तिगत चीज़ है, आस्था रखो ना भाई, देश बड़ी चीज़ है, देश को ऊपर रखिए, धर्म व्यक्तिगत चीज़ है, धर्म को ऊपर मत रखिए, देश को ऊपर रखिए। इसलिए वो कहा कि मैं प्रथम भारतीय हूँ, अंत तक मैं भारतीय हूँ। ये नहीं कि पहले भारतीय हूँ, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम बकवास। आपने कहा कि देश को ऊपर प्रथम रखना चाहिए, ऊपर रखना चाहिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जो है, वो जाके मंदिर का जीर्णोद्धार करते हैं, उद्घाटन करते हैं। तो ये कहाँ तक ये सेकुलर देश में क्या ऐसा होना चाहिए? 5 अगस्त 2019 को राम मंदिर का उद्घाटन किया था। ये लोगों ने देखा, हम लोगों ने टीवी देखा ऐसा कर रहे हैं। हमको लगता है कि बाहर सपोर्ट करना चाहिए, हिंदू हैं तो बाहर सपोर्ट करना, अंदर जाकर के ये सब नहीं करना चाहिए। यदि आप हिंदू हैं तो बाहर सपोर्ट कीजिए, चूँकि जो प्राइम मिनिस्टर एक संविधान का शपथ लिया है इन्होंने। 2014 में शपथ लिया, अभी तक प्रधानमंत्री हैं। संविधान इस चीज़ को नहीं मानता। मैंने एग्ज़ाम्पल भी अभी दिया था आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे थे, तो पंडित नेहरू ने उनको मना किया। कहा कि आप पर्सनल कैपेसिटी से जाइए, व्यक्तिगत रूप से जाइए, नॉट एज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, कस्टोडियन होता है भारत के संविधान का और भारत का संविधान जाति प्रथा को नहीं मानता है या धार्मिक कर्म का नहीं मानता है। तो आप जाइए सोमनाथ, इंडिविजुअल कैपेसिटी, पर्सनल कैपेसिटी से जाइए, नॉट एज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हालाँकि वो गए, पर्सनल कैपेसिटी से गए। दूसरी बात 1953 में यहाँ काशी के बनारस से 200 ब्राह्मणों का पैर धोया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। थू-थू भी उनकी हुई थी, डॉक्टर लोहिया ने विरोध किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने विरोध किया कि भारत के राष्ट्रपति को 200 ब्राह्मणों का पैर नहीं धोना चाहिए, गलत कर रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि मेरे कद से माने मेरे सोच से वो नीचे गिर गए हैं, मैं उन्हें अब कदर नहीं करूँगा। भारत का राष्ट्रपति जो कस्टोडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यदि ब्राह्मणों को पैर धोता है, जो हाथ ब्राह्मणों को पैर धो सकता है, वो तो शूद्रों को लात भी मार सकता है ना। और भारत का संविधान तो जात प्रथा नहीं मानता, राष्ट्रपति उसका कस्टोडियन ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि उत्तर भारत के हिंदू पट्टी के लोग, काऊ बेल्ट वाले लोग अंधविश्वास से पाखंडी कुपमंडूक हैं। तो ये होता है तो गलत है। कुकमंडुक। कुपमंडूक हैं, फ्रॉग इन ए वेल। वहाँ मर्डर नहीं होता है, इतने दुनिया है। अंधविश्वास से पाखंडी लोग, उत्तर भारत, बिहार, यूपी वाला एरिया आप देखेंगे, इधर ही देखेंगे आप हिंदू मुस्लिम का दंगा होगा। आप साउथ में लोग नहीं जा पाते? साउथ में भी हिंदू रहते हैं। कहाँ कट्टरता तो उधर नहीं, मंदिर उधर ही ज़्यादा है। और जो उत्तर भारत के लोग नौकरी करने उधर ही जाते हैं। पूजा थी क्या कहते हैं, इलाज कराने भी उधर ही जाते हैं। बैंगलोर पढ़ने के लिए जाते हैं ये लोग, उधर ही साउथ ही जाते हैं ये लोग। साउथ का नेतृत्व अलग है, हमारा उत्तर भारत का हिंदू पट्टी का नेतृत्व अलग है। एकदम डिवीज़न पूरा है। कल्चरल डिफरेंसेस है उत्तर और दक्षिण में। ये कुपमंडूक लोग हैं। अरुणाचल प्रदेश का आदमी दिल्ली आके नहीं पहचानेगा चीन का आ गया ये लोग। नहीं पहचान पाएगा चेहरा और कहेंगे पूरा भारत एक है। अफ़गानिस्तान देश का एक है, ये लोग कहेंगे। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप किस नज़र से देखते हैं भारतीय राजनीति को? भारतीय राजनीति देखिए, पूरा भारत की राजनीति अलग-अलग है। क्षेत्रवादी यहाँ ज़्यादा है, साउथ का अलग है, नॉर्थ इंडिया अलग ढंग से सोचता है। साउथ इंडिया इस मामले में बहुत प्रोग्रेसिव है।
वहाँ तकनीकी विकास, ज्ञान विकास, साइबर जो आधुनिक तकनीक जो है ना, वो उधर साउथ में ज़्यादा है, नॉर्थ में कुमंडुकता ज़्यादा है। राजनीति अभी जब उपेक्षित वर्ग के लोग जैसे-जैसे आएँगे, उम्मीद है बढ़ेगी, उपेक्षित वर्ग का। और अभी पिछले मंडल कमीशन के बाद ओबीसी का जो रिज़र्वेशन जब से हुआ, तब से पिछड़े वर्ग के लोग राजनीति में आ रहे हैं। अम्बेडकर, महात्मा फुले, पेरियार, साहू जी महाराज को लोग जानने लगे उत्तर भारत में पहली बार। और मैं बता दूँ राज्यसभा में मनोज झा जैसे लोगों ने भी पेरियार की चर्चा की, सच्ची रामायण की चर्चा की संसद में। इसका मतलब अब पढ़े-लिखे लोग समझने लगे हैं कि अब डाउन ट्रोडन की पॉलिटिक्स को नकार नहीं सकते। डाउन ट्रोडन की पॉलिटिक्स को आप नकार नहीं सकते हैं। ये आएँगे, आज नहीं तो कल आएँगे। और ये ताकत किसने दी है? 2 लोगों ने, संविधान ने और डेमोक्रेसी ने। वोटिंग पावर जो मिल गया है ना, डेमोक्रेसी और संविधान ने ताकत दिया है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लोग वोटवा के चलते नेता लोग आते हैं, वोटिंग राइट रहता कहलाता है, आपसे मिलने को आता क्या? जी, बिल्कुल। डेमोक्रेसी की अगर बात कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि अभी जो है डेमोक्रेसी गणतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र। किस अर्थ में कह रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि लोकतंत्र को ये लोग वीक कर दिया है। लोकतांत्रिक रूप में ये लोग आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक वे में आकर के हिटलरशाही कर रहा है। आप देखिए, सारी सत्ता जो केंद्र की सत्ता है वो लोकतांत्रिक रूप में आया है, चुनाव जीत के आया है। लेकिन रोल इतना ईडी माने सारी संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। हमें लगता है ये चीज़ें बदली कब, जब इस देश में पीआर सिस्टम होगा, पीआर में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट आनुपातिक चुनाव होगा। आनुपातिक चुनाव का मतलब होता है आपकी पार्टी को 10% वोट मिला है, तो 10% सीटें मिलनी चाहिए। यहाँ होता है क्या कि वोट कम, सीट ज़्यादा, कभी वोट ज़्यादा, सीट कम हो जाता है। जो भी सरकारें आज तक दिल्ली में बनी है, राज्यों में बनी है, अल्पमत की सरकारें बनी है। 30% वोट रही, आप एमएलए में भी बन जाएगा, 70% वोट बढ़ जाता है, अन्य कैंडिडेट में बढ़ जाता है। जो भी सरकारें बनी है, 33 कितना 31% वोट मिला है। 31% वोट मिला है मोदी को, अभी 36-37% 19 में हो गया। 31% वोट का मतलब होता है 150 सीटें मिलेगी, 160 सीटें मिलेगी। 160 सीटें मिलती तो बहुमत तो नहीं होता ना। तो आनुपातिक चुनाव प्रणाली दुनिया के 95 देशों में पीआर सिस्टम, आनुपातिक सिस्टम है। वहाँ क्या होता है, अब देखा जाता है आपकी पार्टी कितना वोट है, तो उतनी सीटें मिलेगी ना। तो यहाँ तो गड़बड़ है, जो जीता तो सिकंदर हो जाता है। 1 वोट से जीत गए तो जीत गए, 1 वोट से हार गए तो हार गए। अनरिप्रेजेंटेड होता है, दुनिया में कई देश है। जबकि चुनाव आयोग और विधि आयोग ने रिपोर्ट दिया था कि जर्मन मॉडल पर भारत में आनुपातिक चुनाव प्रणाली होनी चाहिए थी। जर्मनी में अलग सिस्टम है, 5% है थ्रेशोल्ड, माने 5% लाइएगा तब आप लड़ने की कैपेसिटी रहिएगा। नार्वे में चुनाव में पुलिस नहीं रहती है, नार्वे चुनाव 10 दिन का बूथ रहता है, 1 दिन, वहीं जाके लोग वोट देता है। पहले मज़दूर किसान आता है, 10 दिन वोट देता है और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से, बांग्लादेश में बैलेट पेपर होता है। ईवीएम ईवीएम बहुत गड़बड़ घोटाला होता है। जिस देश ने ईवीएम इजाद किया, जापान ने, उसने ही खत्म किया पहले। मज़ेदार बात ये है। कोर्ट ने तो रद्द किया था शायद कि ईवीएम से नहीं होना चाहिए। नहीं, नहीं। कोर्ट अभी बिका हुआ है, चुनाव आयोग बिका हुआ है। चुनाव आयोग ने वामसिफ लोगों ने जब पीआईएल किया, रीट किया, 13 अक्टूबर 2008 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम से चुनाव होगा लेकिन वीवीपैट लगेगा। वीवीपैट का मतलब होता है जब मैं 1 वोट देता हूँ, 1 पर्ची निकलेगा। 1 वोट जिसको हम दबाते हैं वोट, तो उसकी 1 पर्ची निकलेगा। यदि लोग शिकायत करता है तो पर्ची क्यों नहीं लेगा ना? लेकिन कुछ खास जगहों में पर्ची वीवीपैट का लगाया इन लोगों ने, फिर नहीं लगाया। क्योंकि बोल दिया कि करोड़ों रुपए खर्च इसमें लगे, बहाना था। सरकार नहीं चाहती है कि ईवीएम रुके। ईवीएम में गड़बड़ी है, पूरा गड़बड़ी है। पूरा गड़बड़ी पूरा है। गड़बड़ी है ईवीएम में। और जो जानकारी मिली कि इज़राइल के देश की जो आईटी कंपनी है, उन्होंने मदद किया भारत को। क्योंकि 303 सीट लाना है, 302 सीट जाना है, भारत जैसे डाइवर्स कंट्री में जहाँ कदम-कदम विविधता है, मुश्किल लगता है। क्षेत्रीय पार्टियाँ हावी हर जगह, 303 एक पार्टी कैसे आएगा? देख रहे हैं पूरा देश कितना डाइवर्सिटी है, कदम-कदम विविधता है। तमिलनाडु अलग सोचता है, हम अलग सोचते हैं। त्रिपुरा अलग सोचता है, मणिपुर अलग सोचता है, हम अलग सोचते हैं। यहाँ जेएमएम है, कहीं कोई पार्टी, कहीं कोई पार्टी। इसमें से एक पार्टी को 330 हटना शक के घेरे में है। विविधता है ना यहाँ कदम-कदम। विविधता है। तो विविधता को कैसे एक आना जाएगा? संभव ही नहीं है। यहाँ चुनाव हो जाएगा 50 तरह, यहीं 10 आदमी बैठेगा, 10 तरह मूड ही आ जाएगा। आप कहिए कुछ, मैं कहूँ कुछ कहेगा। तो यहाँ ये भी तो हो रहा है कि जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूट जो है कॉन्स्टिट्यूशन उसको यूज़ किया जा रहा है यानी कि वहाँ से ऐसा एक्ट निकाल के अगर हम बोलते हैं, जैसे इसको हम ऐसे समझाएँ कि अभी अभी मान के चलिए मैं माइक लेके निकल गया और अभी मुझे बोलने की अभिव्यक्ति है, आज़ादी है और अगर मैं सत्ता से या व्यवस्था से सवाल अगर करूँ, तो देखा जाता है कि मुझे सलाखों के नीचे डाल दिया। हाँ, हाँ, सही बात है। तो हमें बोलने की अभिव्यक्ति है ही नहीं। नहीं, 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 एक्चुअली आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा हो रहा है। सरकार ऐसा गलत कर रही है। आर्टिकल 19 में सबको बोलने का अधिकार है, विचार व्यक्त करने का फंडामेंटल राइट। सहमत होना, असहमत होना मतलब नहीं है। ये मतलब ही नहीं है सहमत असहमत, अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। तो ये सरकार देखती है कि जो उसके खिलाफ बोलता है, वो समझता है प्रतिद्वंदी मेरा है, राष्ट्रद्रोही, इंटरनेशनल बोल के जेल में डाल देता है। कई पत्रकारों को डाला है। और जिस नेताओं से को डर रहता है, उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है या उसके साथ ईडी, सीबीआई लगा दिया जाता है। इसका मतलब सरकार कहीं-कहीं डर रही है क्योंकि उसका पोल खुल जाएगा। यदि आप सच्चे हैं तो डरते किस लिए? डरते क्यों हैं आप? पत्रकारों को भी पूरी आज़ादी, हाँ, कुछ गोदी मीडिया है जिस सरकार का भाड़ वाला चाल चलता है, सरकार की पूरा माने पक्ष लेना, उसके गीत गाना बहुत अच्छा कर रही है, ये गलत है, ये गलत है। इसका मतलब है जैसे देखिए अभी हम तो उधर जाना नहीं चाहेंगे पॉलिटिक्स की ओर, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि अभी वर्तमान में राहुल गांधी के साथ जो हुआ है,
तो क्या इस तरह के बयान कभी अदर पार्टी भी दी है? अरे मोदी ने दिया है। मोदी ने पार्लियामेंट में रेणुका चौधरी बोला शूर्पणखा बोल दिया, क्या महिला का अपमान नहीं? कांग्रेस को बोल दिया कांग्रेस की विधवा, ये जर्सी गाय है। शशि थरूर को बोल दिया 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड रखते हैं। तो उसके ऊपर मानहानि का हाँ, पीएम है, सत्ता शीर्ष पर है, उसको कौन बोलेगा? ये बड़े लोग हैं, इसके ऊपर क्या बोलेगा? संविधान का इस तरह गलत एकदम उपयोग गलत पूरा है, संविधान के खिलाफ ये लोग कर रहे हैं। अरे ये सब गलत आम आदमी बोलता है चलता है, आम आदमी में कई तरह का कल्चर है, कल क्या बोलता है, कई लोगों की भाषा भी अलग है, आपको बोलेगा गाली दे रहा है, ऐसी-ऐसी भाषाएँ हैं देश में तो क्या कहिएगा। लेकिन यदि कोई पद पर रहकर ऐसा बोलता है तो गलत है। प्रधानमंत्री क्या होता है, राष्ट्र का प्रतीक है, आप संभल-संभल के बोलना चाहिए, तरीके से बोलना चाहिए। कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, रेणुका चौधरी को हँस रही तो शूर्पणखा है, मानहानि टाइप का केस कर सकते हैं ना। मानहानि कर सकती कर है। सकते चलिए हम आपसे देखिए सवाल बहुत सारे हैं संविधान को लेके और बाबा साहब को लेके। हम आपसे वापस आते हैं कि बाबा साहब की जीवनी और बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान, जो मैंने पहले भी कहा था कि हर घर में होना चाहिए, हर स्कूलों में इसको पढ़ाया जाना चाहिए। इस पे आप कुछ कहें? सरकार चाहे तो कर सकती है। कई लाइब्रेरी उसकी सेंट्रल लाइब्रेरी उसकी अपनी लाइब्रेरी किताब दे, स्कूलों में लाइब्रेरी वहाँ किताब दे। अरे एक सिलेबस में रखे, फंडामेंटल राइट ये है। और हमको लगता है कि अंग्रेजी में कहीं-कहीं है, जो स्कूल वगैरह में चलता है, कहीं-कहीं है फंडामेंटल राइट, उसमें ज़्यादा नहीं 1 या 2 चैप्टर रहता है, ये सरकार को करना चाहिए। और नहीं, सरकार भरोसे समाज को ही करना चाहिए। हर चीज़ सरकार पर क्या नहीं करेगी तो समाज बैठा थोड़ी रहेगा। समाज के जो अगुआ लोग हैं, जो आज अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, संविधान की पतली-पतली कॉपी किताब मिलता है, तो 25-30 रुपए में किताब मिल जाएगी। बाइलिंगुअल होना चाहिए, हिंदी-अंग्रेजी वाला बाइलिंगुअल रहे, खरीद के बाँट रहे क्यों नहीं बाँटते हैं लोग? समाज की भी ज़िम्मेदारी है, समाज की बड़ी ज़िम्मेदारी है, जो अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, अम्बेडकर को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, वे संविधान की कॉपी फ्री में वितरित करें। फ्री में भी दे वितरित तो करें, करना चाहिए। देख रहे हैं ईसाई वाले लोग फ्री में बाइबिल बाँट रहे हैं, कोई कुरान बाँट रहा है, आप संविधान बाँटिए ना, किसने रोका है आपको? तो हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारी है ना, सब दूसरे पर आलोचना करने से काम नहीं चलेगा, हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारी है। लाखों रुपए खर्च कर देते हैं पंडाल में अम्बेडकर जयंती में, कुछ लोगों को दीजिए, पढ़े-लिखे लोगों को संविधान बाँटिए। लोग जानेंगे संविधान में हमारा हक क्या है। आज अगर हम चलते हैं और एक-एक कदम अगर रखते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट अगर हम जाते हैं, तो हर कदम पे संविधान यूज़ होता है। नहीं हर सम जगह पे आर्टिकल है। हाँ, ना, ना है, चूँकि जिस देश में आप रह रहे हैं, मैं बार-बार कहता हूँ, भारत एक ऐतिहासिक रूप से राष्ट्र नहीं था, बहुराष्ट्रीय राष्ट्र था और एक कल्चर है। नागालैंड में आप जा पाएँगे? 24 घंटे ज़्यादा आईएलपी लेना पड़ेगा, 24 घंटे ज़्यादा नहीं रह सकते। रहेगा तो फीस लेना आईएलपी इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। दलित आदिवासी की ज़मीन, कुछ ओबीसी की ज़मीन आप यहाँ नहीं खरीद सकते। ये झारखंड में नहीं, पूरे देश में कई हिस्सों में आप नहीं खरीद सकते। हाँ, तो इसीलिए तो इसीलिए मैंने कहा। क्यों? यही देश है ना, देश विविधता से भरा है, विविधता को नहीं समेटिएगा तो टूट जाएगा ना। टूट जाएगा, देश टूट जाएगा ना। देश को सबों को समाहित करके संविधान में सबको पूछा गया, आदिवासी के लिए क्या चाहिए? जो कमिटी बनी थी, उस कमिटी के हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वो तो सरदार वल्लभ पटेल पूरे देश में तो घूम नहीं फिर सब कमिटी बनाए, सभी आदिवासी समुदाय से पूछा गया, आपको क्या-क्या चाहिए? बोला आपको ये चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, ठीक है। आपको ये चाहिए, जल-जंगल ज़मीन सुरक्षित रहेगा। आपकी ज़मीन को छुएगा नहीं, आपकी ज़मीन को टच ही नहीं कर सकता। लेकिन सरकारी ज़मीन ले रही है, उसकी भी ज़मीन ले रही है, ये गलत है ना। संविधान का 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, हमारे यहाँ 5वीं अनुसूची है, यहाँ ग्राम सभा पावरफुल है। जो आप देख रहे हैं असम, त्रिपुरा, वहाँ जो राज्य है, वो 6ठी अनुसूची में, वहाँ ग्राम सभा पावरफुल थी, जिला परिषद पावरफुल है, 30 मेंबर होते हैं, जो राज्यपाल मिनिस्टर टाइप का मेंबर रहता है। और एक जिला नागालैंड में ह्यूस्टन जिला, उसका तो अलग ही मंत्री होता है। ये देश है विविधता, ऐसा नहीं कि आप जो मारिएगा छक्का चलते रहेगा, अलग है। ये कल्चर ही अलग है, देश उसी तरह का है। एक बात मैं एग्ज़ाम्पल दे देना चाहूँगा, यदि समय है तो। अप्रैल 2013 में गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। उसमें सर्वसम्मति से, हालाँकि आडवाणी ने विरोध किया था, जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था। उसके बाद से 1 साल ये चुनावी दौरे में रहे। अब 2013 का लास्ट में शायद अक्टूबर-नवंबर रहा होगा, वो चले गए जम्मू-कश्मीर मोदी जी, भाषण देने के लिए। प्रचार हो रहा था चुनाव का, 2014 की तैयारी चल रही थी। वहाँ उन्होंने कह दिया 370 पर समीक्षा होनी चाहिए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नेता का भी बयान दूसरे दिन छपा कि मोदी जी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी 370 पर चर्चा होनी चाहिए, 371 पर भी चर्चा होनी चाहिए। दूसरे दिन दोनों का बयान छपता है। मोदी जब किसी देश के हर क्षेत्र में जाकर के अहमदाबाद लौट जाते शाम को, चार्टर प्लेन से लौट जाते थे। अखबार में छपा तो मोदी जी 371 तो पढ़ा नहीं है। संघ वाले लोगों ने 370 हटा दिया था। 370 के बाद एक कदम है, 371 ही बढ़े, पढ़े ही नहीं थे। एक कदम नहीं बढ़ा। इनका एडवाइज़र अरुण जेटली तो टेलीफ़ोन किया। अरुण जेटली क्या है 371, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नेता बोलता है कि ये 371 भी चाहिए, 371 क्या है? तो ठीक है बोलता है, आप चुप रहिए, मत बोलिए। बोला काहे? बोला हाँ, 371 में आपके राज्य का भी विशेष दर्जा है। गुजरात, आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर-पूर्व के जितना सिक्किम वगैरह देख रहे हैं ना, वो विशेष राज्य का दर्जा है। ये ठीक है बोलता है, गलत नहीं बोल रहा है। ये हमारे लोग पढ़ते नहीं है ना। 371 हाँ, में। 371 में ही सब है आपका। गुजरात भी है, विशेष राज्य कुछ समुद्र झारखंड झारखंड? नहीं, झारखंड अलग, झारखंड नहीं। 371 में झारखंड नहीं रखा। झारखंड का जो सीएनटी रखा गया है न संविधान के 9वीं अनुसूची डाला गया है।
9वीं में कहाँ डाला गया? नहीं, इस सीएनटी एक्ट की धाराओं को डाला हाँ, गया। हाँ, धाराओं को। धाराओं को डाला गया। स्पेशल 371 में ये आपका मणिपुर, मणिपुर। त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश ये बीसीडी करके है। वहाँ भी आप नहीं जा पाएँगे। अरुणाचल प्रदेश में आप जा पाइएगा? जाना मना नहीं है। जाना मना लेकिन विशेष राज्य दिया विशेष गया है। राज्य दिया है। विशेष राज्य क्योंकि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा घुसता है ना वहाँ। अरे बॉर्डर पर है गुजरात ना, समुद्री किनारा है ना, तो खतरा है ना। खतरा है। खतरा है, दूसरी बात बाहर के लोग भी आ सकते हैं, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा 371 एबीसीडी करके बाँटा, उसमें त्रिपुरा भी आपका जो आफस है, आर्म फोर्स एक्ट लगा था ना जो मणिपुर में, उसका लोगों ने विरोध किया, अभी विरोध है, तो वो आपसा फिर जम्मू-कश्मीर लगा दिया। विशेष राज्य का दर्जा है ना, तो कई राज्य का, ऐसा थोड़े कि हम ही हैं, ऐसा नहीं, लोग पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएँगे। अच्छा संविधान को 100 का 100% जो भारत में नहीं अभी तक लागू हो पाया है, बाबा साहब का जो सपना है कि संविधान पूरा भारत में लागू हो ये आखिर में ऐसे कौन लोग हैं जो नहीं लागू होने देना चाहते हैं? इसमें सब ज़िम्मेदार हैं, हम, आप सब। एक खाली पार्टिकुलर पार्टी, पार्टिकुलर कम्युनिटी के ज़िम्मेवार नहीं, हम भी कितने समझदार हैं। सरकार नहीं चाहती कि लोग हक-हकूक जाने जाए, समाज क्या कर रहा है? समाज की भी ज़िम्मेदारी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सिर्फ संविधान के पक्ष में नहीं थे, वो चाहते समाज मजबूत हो। सिर्फ सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं, समाज की भी जो संगठन चलाते हैं, सामाजिक संगठन है, उनका भी दायित्व है कि बच्चों के बीच में संविधान की जानकारी दी जाए और हक-हकूक ताकि समता का भाव पनपे। समता माने हम भी इंडियन सिटीज़न, आप भी इंडियन, आपका भी राइट है, मेरा भी राइट है, आप भी कहीं जा सकते हैं, आप भी अपनी बात रख सकते हैं और पढ़े-लिखे। अम्बेडकर का 2-3 चीज़ें, पहला कि वो चाहते हैं इनलाइटेंड इंडिया बने, प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत बनना चाहिए। दूसरा कहते थे कि अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमैनकाइंड माने अल्टीमेट गोल क्या है मनुष्य मानव जाति का, वो कहते हैं कल्टीवेशन ऑफ माइंड, मस्तिष्क का विकास। मस्तिष्क का विकास ही होगा, तो मस्तिष्क का विकास कैसे होगा? इल्म से होगा, एजुकेशन से होगा। मोहम्मद साहब फरमाते हैं हदीस में कि इल्म के लिए चीन में जाना पड़े चले जाओ। इल्म के लिए अम्बेडकर यही कहते हैं एजुकेट करो लोगों को, एजुकेट करो। करो। 2500 साल पहले बुद्ध भी यही कहते हैं अज्ञानता अंधेरी रात है, इग्नोरेंस इज डार्केस्ट नाइट। अज्ञानता अंधेरी रात है, अज्ञानता दूर कीजिए। ज्योतिबा फुले यही कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ब्राह्मणवाद नहीं, अज्ञानता, अज्ञानता को मारो पीटो। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले देश की पहली भारतीय महिला शिक्षिका, लोगों को बताती है कि हमारा दुश्मन अज्ञानता है, इसको दूर कीजिए, खत्म बात है। इसको जोड़ दीजिए। तो जैसा कि आज के इस सीरीज़ में हमने जाना कि अज्ञानता जो है वो सबसे बड़ी कमज़ोरी है समाज के लिए और हमें अज्ञानता को दूर करने के लिए बाबा साहब के नक्शे कदम पे अगर हम चलते हैं, बाबा साहब को अगर मानते हैं, पेरियार को मानते हैं, सावित्रीबाई फुले को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, तो हमें क्या है कि बाबा साहब के दिया हुआ जो संविधान है, वो संविधान घर-घर तक पहुँचना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए ताकि तब लोग अपना हक और अधिकार को जानेंगे और आगे जो है सो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और अपना खुद का लड़ाई लड़ेंगे। चलिए इसी के साथ पंकज कुशवाहा, सच दिखेगा तो बोलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।